सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। साल 2025 में हम पाकिस्तान के ज़राई शोबे की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लें तो ये खासी कमज़ोर रही है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025 में ज़राई शोबे की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.56% रही, जबकि बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की कमी देखी गई, जिसकी बुनियादी वजूहात शदीद मौसमी हालात और सैलाब की तबाहकारियों के अलावा खुश्क साली और हीट वेव जैसे मसाइल थे, जिनकी वजह से गंदम और कपास की कीमतें कम हुई। गंदम की पैदावार में नुमाया कमी ने मजमूई एग्रीकल्चर ग्रोथ को शदीद मुतासिर किया, जबकि कपास की पैदावार में 19% कमी देखने में आई, जिसकी वजह कीड़ों के हमले और पानी की किल्लत बताई जाती है। अब शदीद मौसमी हालात की वजह से खाद की फरोख्त में भी 17 से 20% कमी रही, जबकि ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 60% कमी इस बात की अक्कास है कि किसानों की आमदन शदीद दबाव का शिकार रही है। IMF प्रोग्राम के बाइस हुकूमती सब्सिडीज महदूद हुई, जिससे ज़राई लागत में इजाफा हुआ। अगरचे चावल की पैदावार में 5% इजाफा हुआ, मगर आलमी मंडी में कंपैरेटिव कीमतों और इंडियन बासमती की मार्केट में मौजूदगी ने पाकिस्तानी चावल की फरोख्त को दबाव में रखा। इसके साथ वियतनाम के चावल ने भी आलमी मार्केट में अपना शेयर बढ़ाया। इन सब फैक्टर्स के बाइस पाकिस्तानी चावल ने अगरचे 2025 में एक्सपोर्ट्स में $907 बिलियन की सतह को छुआ, लेकिन माली साल 2026 के लिए माहिरीन कुछ ज्यादा पुरुमेद दिखाई नहीं दे रहे। 2025 के ज़राई बजट में सूबाई सतह पर 60 से 70 अरब रुपए के मुख्तस किए गए थे, जिनमें तहकीक के अलावा पाशी और सब्सिडीज के साथ लाइव स्टॉक शामिल थे। लेकिन पॉलिसी में एक बड़ा गैप बजट में जदीद मशीनी निज़ाम की गैर मौजूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के लिहाज से लचक का ना होना और पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात पर खातिर ख्वाह तवज्जो ना होना एक बड़ी गलती थी। इसके बावजूद साल 2025 में कुछ पॉजिटिव्स भी सामने आए हैं, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल, लेजर लिविंग और डिजिटल फार्मिंग को काम में लाना एक अच्छा कदम था। इसके महदूद पैमाने पर AI का इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने में मुआविन रहा। पंजाब और बलूचिस्तान में रीजनरेटिव और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ता हुआ देखा गया। अगर वैल्यू चेंज और एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए तो फसलों में नई इकसाम का फरोख किसानों की आमदनी को बढ़ा सकता है। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने इस साल 1000 से जायद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जदीद तहकीक और ट्रेनिंग हासिल करने के लिए भेजा है, जिनमें से 700 एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। इसी के साथ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज़राई ताउन एक नए मरहले में भी दाखिल हो चुका है। इस बड़े मनसूबे के तहत पाकिस्तान के 1000 ज़राई माहिरीन को जदीद तरबियत के लिए चीन भेजा जा रहा है। अब तक तकरीबन 700 माहिरीन ये ट्रेनिंग लेकर वापस आ चुके हैं और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को जदीद बनाने के अलावा पैदावार बढ़ाना और किसानों की आमदन में बेहतरी लाना है। ये तरबियती मनसूबा दोनों ममालिक की आला क़यादत की सरपरस्ती में चल रहा है और इसमें एडवांस सीड टेक्नोलॉजी के अलावा बायो टेक्नोलॉजी के साथ साथ AI से जीन एडिटिंग और पायदार ज़राई तरीक़ों पर ख़ास तवज्जो भी दी जा रही है। अब मौजूदा प्रोग्राम वुहान में हो रहा है, जिसे ह्यूज हैंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक मारूफ चीनी सीड कंपनी मुश्तरका तौर पर चला रहे हैं। ट्रेनिंग का यह तरीका सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल्स के साथ साथ लेबॉर्ट्री विजिट्स और जदीद फार्म सिस्टम्स का मुशाहिदा भी इसमें शामिल है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से है, जिनमें पंजाब और बलूचिस्तान खासतौर पर नुमाया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं और हुकूमत के साथ निजी शोबे की यूनिवर्सिटीज़ और समाजी इदारों से ताल्लुक रखते हैं। इस प्रोग्राम में ख़वातीन की शमूलियत भी एक मुस्बत पेशरफ्त है। तज्जियाती तौर पर अगर हम जायज़ा लें तो यह मनसूबा पाकिस्तान के लिए सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पाकिस्तान को इस वक्त बीजों के मेयार के अलावा मौसमियाती तब्दीली के साथ पानी की कमी और कम पैदावार जैसे मसाइल का सामना है, और अगर ये ट्रेंड एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में मौसर अंदाज से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें तो ज़राई पैदावार के साथ फूड सिक्योरिटी और रूरल इकनॉमिक्स में नुमाया बेहतरी आ सकती है। खासतौर पर बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में जदीद बीज और स्मार्ट फार्मिंग किसानों की ज़िंदगी बदल सकती है। ओवरऑल ये प्रोग्राम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को मज़ीद कितना मजबूत बना सकता है, पाकिस्तान के ज़राई सेक्टर में से कितनी बेहतरी आ सकती है। 2025 में जो पाकिस्तान में ज़राई सेक्टर में चंद एक पॉजिटिव्स हुए उनको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तैमूर मलिक साहब फाउंडर हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के, हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 2025 में हमें जो तवक्कुआत थी, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की एक बैकबोन है, लेकिन उस तरह से सेक्टर नहीं परफॉर्म कर सका। ज़ाहिर है बहुत सारी रीजंस हैं, आप भी चंद रीजंस पर रोशनी डालिएगा। 2026 में हम कुछ तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं? तब्दील करने की कोशिश तो बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए। और फर्स्टली ऑफ कोर्स आपका बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। मैं समझता हूँ कि तब्दीली
का जो पहला कदम होना चाहिए वो एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान की काश्तकारी को बहुत ज़्यादा फोकियत और तक़वियत दे सकता है। हमारी जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, हमारे जो फार्मर की कॉस्ट है उसमें किल्लत हो सकती है। जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि IMF प्रोग्राम ने काफ़ी सारी सब्सिडीज़ को स्लैश करने का सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट को इंडिकेशन दी है और गवर्नमेंट ने किया भी है, और एक तरह से ये एक मुस्बत कदम भी हो सकता है, क्योंकि हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ फर्टिलाइजर्स को और दीगर केमिकल्स को, जिनको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम एक काश्तकारी का निज़ाम बनाएं जो कि रीजेनरेटिव हो, जो ज़्यादा इकोलॉजिकल हो, ज़्यादा बायोलॉजिकल हो, और उससे हो गया कि पैदावार भी बढ़ सकती है, हमारी जो कॉस्ट है उसकी रिडक्शन हो सकती है, और इसके साथ साथ ये एक जिद्दत पसंद निज़ाम है। अक्सर जब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ तो एक बहुत बड़ी खुशफहमी ये होती है कि लोग कहते हैं अच्छा आप उस तरह की काश्तकारी करना चाहते हैं या एडवोकेट कर रहे हैं जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने 100 साल पहले की, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक बहुत मॉडर्न, जिद्दत पसंद और कटिंग एज सीरीज ऑफ टूल्स और टेक्निक्स की अम्ब्रेला टर्म है, और इन टूल्स एंड टेक्निक्स में आपने फॉर एग्जाम्पल जदीदी मशीनी निज़ाम की बात की, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी अगर हमने कामयाब और मॉडर्न तरीके से करना है, जिद्दत पसंद तरीके से करना है, तो उसमें हमें मॉडर्न मशीनरी भी चाहिए। और मैं इसकी कुछ आपको मिसालें देता हूँ। हमने इस साल 2025 में ट्रायल किया, हम मुख्तलिफ ट्रायल्स करते रहते हैं, लेकिन एक ट्रायल हमने इस दफ़ा किया बाजरे का, ठीक है, मिलेट का, और उसमें हमने जो हमारा आम तौर पे एक तरीका है ब्रॉडकास्ट सोइंग का, छट्टे, उसके साथ हमने काश्तकारी की, और हमने काश्त की फसल एक इम्पोर्टेड यूरोपियन नो टिल प्लांटर के साथ, जो कि एक प्रिसिजन प्लांटर है, और हमें यील्ड में औसतन पैदावार में 50% का फ़र्क पड़ा उन एकर्स में जहां पर हमने ये जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया था। तो यानी इतना ज़्यादा स्कोप है। हमने पहले एक मेज़ का ट्रायल भी किया हुआ है हाइब्रिड सीड के साथ, इसी प्लांटर के साथ, जिसमें हमें 33% तकरीबन 1/3 ज़्यादा पैदावार मिली जब हमने इस प्लांटर का इस्तेमाल किया। और इस तरह हमने मल्टीपल क्रॉप्स के साथ बाय द वे ये हम कर चुके हैं और हमें बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तो तैमूर साहब, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने बाजरे के साथ या फिर किसी हद तक मेज़ के साथ भी किया, इसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, क्या ये हम अपनी जो मेन क्रॉप्स हैं, ज़ाहिर मेज़ भी हमारी एक मेन क्रॉप है, लेकिन राइस के साथ, कॉटन के साथ, ये शुगर केन के साथ भी ये अप्लाई कर सकते हैं और वही रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, हर क्रॉप के साथ ये किया जा सकता है जो सीड से लगती है। तो सीड चाहे छोटे से छोटा हो, मसलन हम सेसमी को ले लेते हैं, तिल, या बड़े से बड़ा हो मसलन पीनट, ठीक है, और उसके बीच में बाकी सारे सीड्स आ जाते हैं। कोई भी फसल हो, चाहे वो कोई दाल हो, लेग्यूम हो, चिकपी हो, गंदम हो, कॉटन हो, जो सीड की क्रॉप है वो इस तरह के प्लांटर से लग सकती है। शुगर केन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि शुगर केन जो है वो सेट्स में लगाया जाता है। उसके लिए और टेक्नोलॉजीज हैं, उन पे भी हम ट्रायल्स कर रहे हैं, जो कि नर्सरी बेस्ड सिस्टम्स हैं। आप नर्सरी में पहले एक सीडलिंग तैयार करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। वो सीडलिंग जो कि 25 से 30 दिन उसकी उम्र होती है, जब वो जाती है उसका रूट आर्किटेक्चर बन चुका होता है। और उसमें हमारा बिलीफ ये है, देखें, रीजनरेटिव सिस्टम जो है ना, वो एक टूल का नाम नहीं है, वो मल्टीपल टूल्स का नाम है। और जब आप मल्टीपल टूल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जिम जाता है और वो हेल्दी होना चाहता है, उसमें उसका मतलब नहीं है कि सिर्फ वो जिम जाए, उसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से जो बुरी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, मतलब बहुत सारा मीठा, उसको कट डाउन करे, या तेल में लदी हुई चीज़ों को कम करे। स्लीप, अगर वो लेट से 4 या 5 घंटे सो रहा है तो उसको पूरे 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, जो कि साइंस प्रूव करती है कि हमें चाहिए, राइट। जब वो ये सारे स्टेप्स करेगा या करेंगी तो उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बजाय इसके कि वो एक चीज़ करते हैं। तो उसका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से इस तशबीह को देने का मकसद ये था कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी मल्टीपल टूल्स और टेक्निक्स की अम्ब्रेला टर्म है। हमें बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है। हमें माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स का इस्तेमाल करना है कि जब हम सीड को ट्रीट कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल स्टडीज शोकेस करती हैं कि जब आप सीड को ट्रीट करते हैं माइक्रोबियल इनोकुलेंट से तो वो सॉइल में जाता है, उसके जर्मिनेशन रेट सुपीरियर होते हैं। इसी तरह अगर आप उसको मिला देते हैं एक अच्छे प्लांटर के साथ जो कि आपको 98-99% जर्मिनेशन दे रहा है, तो होगा ये कि आपकी यील्ड
और आपकी पैदावार, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, आपकी डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस की सब चीज़ें बेहतर होगी। तो तैमूर साहब, इसका मतलब 2026 में इस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का बेहतर रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। 25 में हमने देखा ग्रोथ रेट हमारा ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रहा, जो प्रोडक्शन है बड़ी फसलों की वो उसमें डिक्लाइन हमें नज़र आया कि हम किसी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते। तो अब अगर ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को हम अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो 2026 के बेहतर नताइज फिर हम देख सकेंगे। जी, उम्मीद और दुआ तो यही है इंशाल्लाह। डेफिनेटली अगर इसको होल हार्टेडली अडॉप्ट किया जाए तो पाकिस्तान की जो इक्तिसादी ट्रैजेक्टरी है उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। मेरा तो इसमें मुझे कोई शक व शुबा ही नहीं है, क्योंकि स्टडी आफ्टर स्टडी आफ्टर स्टडी हमें शोकेस कर रही है। और देखिए, स्टडीज़ जो है ना वो रिडक्टिव होती हैं, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ की स्टडीज़ हों या एग्रीकल्चर की हों। रिडक्टिव से मुराद ये कि आप सिर्फ एक चीज़ को स्टडी करते हैं क्योंकि आपने कंट्रोल रखना है, राइट, कि क्या ये इसी चीज़ की वजह से फ़ायदा हुआ है। तो चाहे आप स्टडी ले लें वर्मी कंपोस्ट की, वो हमें दिखाती है कि 33% से 50% हायर यील्ड्स हमें मिल जाती हैं डिफरेंट क्रॉप्स और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। चाहे आप नोटेल की स्टडी ले लें, वो इसी तरह कहीं 15%, कहीं 20% यील्ड इंक्रीमेंट दिखा रही हैं। कभी किसी ने एक कंबाइंड स्टडी एज सच की नहीं, और यही मेरा गोल था और एम्बिशन था जब मैंने हेल्प किया प्लानिंग मिनिस्ट्री को कि हम इस तरह की स्टडी निकालें कि जब आप इसको सिनर्जिस्टिक स्टैकिंग कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप सिनर्जिस्टिक स्टैकिंग करते हैं डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स की, तो अंग्रेजी का एक कहावत है, द सम इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, यानी कि जब मिल की चीज़ें बनती हैं तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है उसकी वैल्यू से ज़्यादा, यानी एक और एक मिल के 11 बनते हैं। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी अगर हम सही तरीके से करें, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एरिया और सॉइल और क्लाइमेट के मुताबिक करें, तो हमें इसी तरह के स्टैक्ड रिजल्ट्स मिलने चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत बेहतर कारकर्दगी देख सकते हैं। क्योंकि देखें, बात यह कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और आलमी मंडी से ज़्यादातर प्राइसेस लिंक्ड होती हैं, जिसकी वजह से जब आलमी मंडी में प्राइसेस लोअर हैं तो फार्मर उसका कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फार्मर दो काम करे, एक तो पैदावार को बढ़ाए और दूसरा ये कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करे। ये दो चीज़ें जब करेंगे तो ही फार्मर एक रिलेटिवली बेहतर सिर्फ हाल में पाया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर सारे फार्मर ये अडॉप्ट कर देते हैं और हमारी ओवरऑल पैदावार बढ़ जाती है तो फिर होगा ये डिमांड एंड सप्लाई बेसिक इकोनॉमिक्स 101 है कि जब आपकी पैदावार बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमतें गिर जाएंगी, तो उसमें फिर फार्मर मुश्किल में पड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बायो बेस्ड इकोनॉमी बनाएं जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से वैल्यू एडिशन का काम किया जाए, और पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है कि एक बायो बेस्ड सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए। तो वो एक नेक्स्ट फेज है ऑब्वियसली, और इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को और बहुत सारे काम करने हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमारे फ्रेमवर्क्स, माइंडसेट्स, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इसका पहला कदम ये है कि हम एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम की तरफ जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर मलिक साहब, फाउंडर पाकिस्तान फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 2025 में कहां खड़ा रहा? पाकिस्तान की मईशत में टेक्सटाइल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एक्सपोर्ट्स हो, रोजगार हो या सनतों की सरगर्मी, सबसे मजबूत सतून अब भी टेक्सटाइल ही है। 2025 में हुकूमत ने इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025-2030 को हतमी शक्ल दी है, जिसका हदफ 2030 तक एक्सपोर्ट्स को 29.38 अरब डॉलर तक ले जाना है। यह हदफ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर सवाल ये है कि क्या पिछले तजुर्बात को देखते हुए ये मुमकिन भी है या नहीं। अगर हम पिछले 5 सालों को देखें तो खासा उतार चढ़ाव वाज़े नज़र आता है। 2021 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 19.3 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। इसके बाद कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने हमारी एक्सपोर्ट्स को खासा मुतासर किया, जिसमें आलमी मंडी में सुस्त रवि बैरूनी फैक्टर है। लेकिन इसके साथ महंगी बिजली के अलावा सुपर टैक्स और अंदरूनी पॉलिसी मसाइल ने इस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसका नतीजा ये निकला कि 2023 में एक्सपोर्ट्स गिरकर 16.6 अरब डॉलर तक आ गई, जो 2021 के मुकाबले में 19% की कमी थी। फिर 2024 में भी एक्सपोर्ट्स में कोई खास बेहतरी नहीं आई और 2025 में मामूली बेहतरी के बाद एक्सपोर्ट्स 17.8 अरब डॉलर तक पहुंची। यानी हम आज भी 2021 की सतह से नीचे ही खड़े हैं। 2025 के आगाज़ में कुछ पॉजिटिव साइन ज़रूर मिले, जिसमें जुलाई 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 33.7% का इजाफा हुआ और माहाना एक्सपोर्ट्स 1.69 अरब डॉलर तक पहुंच गई।
माली साल के पहले 4 माह में एक्सपोर्ट 6.3 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 4% ज्यादा हैं। अब इससे जाहिर होता है कि डिमांड और ऑर्डर्स एक बार फिर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, मगर तरक्की की रफ्तार अब भी खासी सुस्त है। हुकूमत की नई पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस वैल्यू एडेड मसनूआत है, यानी धागा, कपड़ा या तौलिया बेचने के बजाय गारमेंट्स, नेटवेयर, टेक्निकल टेक्सटाइल और स्मार्ट फैब्रिक्स को मार्केट किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वैल्यू एडेड मसनूआत का हिस्सा तकरीबन 50% है। हुकूमत का इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से दावा है कि 2030 तक ये हिस्सा 65 से 75% तक पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट 9 अरब डॉलर से बढ़कर 19 से 22 अरब डॉलर तक भी जा सकती है। इस मकसद के लिए 3 बड़े टारगेट्स रखे गए हैं, जिसमें पहला है सस्ती और बिला तात्तुल बिजली की फराहमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शिकायत और मसला हमेशा महंगी बिजली रही है। पॉलिसी में CTBTM, VCM के अलावा ग्रिड की बेहतरी और एक्सपोर्टर्स के लिए कंपैरेटिव रेट्स पर बिजली का वादा किया गया है। इस तरह अगर वाकई बिजली 20 से 30% सस्ती हो जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में वाज़ेह फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा टारगेट फाइनेंसिंग है, जिसके लिए स्टेट बैंक और एग्जिम बैंक के जरिए कम मार्कअप पर कर्जे और इसके साथ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम को तोसी दी गई है, और इसी के साथ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस को भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट नई मशीनरी के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, क्योंकि सस्ते और आसान कर्जों के बगैर टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन मुमकिन ही नहीं है। और तीसरा और सबसे अहम टारगेट इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन है। दुनिया अब सिर्फ सादा कपड़ा नहीं खरीद रही, बल्कि यूरोप और अमेरिका में एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ऐसे कपड़ों की मांग है जो रिसाइकिल हो सकें। दुनिया इस वक्त स्मार्ट और टेक्निकल टेक्सटाइल मांग रही है। पाकिस्तान अगर अब भी पुराने मॉडल पर चलता रहा तो मुकाबले में बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे ममालिक जीत जाएंगे, जो पहले ही इस रास्ते पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान भी मौजूद है। पाकिस्तान में पॉलिसियाँ बनने का मसला ये मसला कम, बल्कि इन पर अमल दरामद का मसला ज़्यादा रहा है। विजन 2025 इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसमें बड़े दावे किए गए मगर आज कोई भी इसका नाम लेने वाला मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट नई टेक्सटाइल पॉलिसी के ऐलान के बावजूद पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट का यह कहना है कि अगर उनकी तजवीज़ इस पॉलिसी में शामिल ना हुई और बिजली, टैक्स और रिफंड के मसाइल हल ना हुए तो ये पॉलिसी भी सिर्फ फाइल्स की हद तक ही महदूद रह जाएगी। अब एक और बड़ा चैलेंज कपास का भी है, जो टेक्सटाइल की बुनियाद है। 2025 में सिंध ने कपास की पैदावार में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और कौमी पैदावार का 51% से जायद हिस्सा पैदा किया है। पंजाब में सैलाब, मौसमी तब्दीली, कीड़े मकोड़ों और फी एकड़ पैदावार में कमी ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और भावलनगर जैसे अजला बुरी तरह मुतासिर रहे। मजमूई तौर पर कपास की पैदावार में मामूली कमी आई है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना लाजमी हो जाएगा। ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट का इंपोर्ट्स पर इन्हिसार बढ़ता चला जाएगा और फिर एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मसाइल एक्सपोर्ट्स की राह में रुकावट बनेंगे। एक और मसला क्लाइमेट चेंज का है, जो अब कोई मुस्तकबिल का खतरा नहीं रहा, बल्कि 2025 में पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में शदीद मुतासिर कर चुका है। बेवक्त बारिशों के अलावा शदीद गर्मी और सैलाब न सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि सप्लाई चेन को भी शदीद मुतासिर कर रहे हैं। अगर कपास की मकामी पैदावार बेहतर और मुस्तकिल ना हुई तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स का ख्वाब भी महंगी इंपोर्टेड कपास के नीचे दब सकता है। अब 2025 में पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, जहां पॉलिसीज पर अमल दरामद सबसे बड़ा सवाल है। अगर सस्ती बिजली, फाइनेंसिंग, इनोवेशन और क्लाइमेट स्ट्रेटजी वाकई इंप्लीमेंट हो गई तो 2030 तक वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स दुगनी हो सकती हैं। और अगर ये सब मामलात कागजी ही रहे तो मौजूदा बुरा हाल ही हमारी नई हकीकत बन जाएगा। अब देखिए इसमें हुकूमत खुद कितनी संजीदा है, ये सेक्टर और इससे मुताल्लिका जो एसोसिएशन हैं वो क्या काम कर सकती हैं, क्या इनकी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे। कामरान अरशद साहब चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के। कामरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो कैलेंडर ईयर हमारा ख़त्म हुआ है 2025 का, ये कितना चैलेंजिंग रहा और अब इस साल के बाद अगले साल आप किस बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक इंतहाई मुश्किल साल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ऊपर गई। बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, इंटरेस्ट रेट, उसके अलावा टैक्सेशन, रिकॉर्ड हाई टैक्सेशन। ऑल्दो बिजली का रेट 45 रुपए से वापस 30 रुपए पे आके 34.5 रुपए पे गया है। 22% का काइबर 11, फिर 11 से भी 10.5 पे आया। लेकिन सर एक ओवरऑल दुनिया भर में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है। स्लो डाउन के अलावा
हमारे अपने फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के। हम आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 19.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को टच करके फिर 16.5 एंड 16.6 बिलियन पे आए। ये जब भी माली साल क्लोज हुआ 30 जून 2025, इसमें इन सब मुश्किलात के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर 16.6 से 17.8 पे गया और इज्तिमाई एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 32 बिलियन डॉलर पे गई। तो ये शो करती है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वाहिद सनत है जो पूरे मुल्क के लिए एक उम्मीद की किरण है और यही मुल्क को अंधेरे से निकाल के माशी उजालों की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन अगर इसको बेहतर पॉलिसीज एंड प्रॉपर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हम रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स कहते हैं, अगर वो मिल जाएं जिसकी कॉस्ट हुकूमत को मेरा ख्याल है किसी भी IMF कर्जे से बहुत कम है, तो ये सनत शॉर्ट रन में 17.8 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट से 25 से 28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे जा सकती है। ये माजी में भी साबित हुआ है जब 12-13 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट 19.3 पे गई और फिर जब आपने कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से वापस ले ली तो ये 16.5 पे गिरी। इस साल रिबाउंड हुई है, लेकिन सर उसमें मेरा ख्याल है मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, जिस तरह बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, चाइना से अमेरिका की तिजारती जंग छिड़ी, उसकी वजह से कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स यहाँ डाइवर्ट हुए, लेकिन उसका जो पूरा फायदा हम उठा सकते थे वो हम उठा नहीं पाए। और कामर साहब, ये ज़ाहिर कोशिश की जा रही है इस टैरिफ को भी अंडर कंट्रोल करने की, कोशिश ये भी की जा रही है इंटरेस्ट रेट को भी सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए। अभी रिसेंटली ये इसमें 500 बेसिस पॉइंट्स की एक, चाहे उसको अलामती कमी कह लें, ये अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है, थोड़े से टैरिफ्स को अंडर कंट्रोल रख लिया जाता है, तो उससे सूरत हाल कितनी बेहतर हो सकती है? सर देखें, अगर आप बिजली के रेट को रीजनली कम्पिटिटिव 8 सेंट के लगभग लाते हैं, 8 सेंट का मतलब है 25 से 26 रुपए, जो बिजली के नर्ख में आप क्रॉस सब्सिडी चार्ज करते हैं सनत को, यानी कि दूसरे सेक्टर की चोरी चकारी, लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो आप सनत को चार्ज करते हैं, उनका तखमीना 131 अरब रुपए है। गवर्नमेंट को चाहिए आने वाले बजट में उसकी बजटिंग PSDP में कर ले, किसी और चीज में कर ले, सनत के सर से दूसरे सेक्टर्स की चोरी चकारी का 131 अरब रुपए का बोझ उठाए, ताकि पूरे पाकिस्तान की सनत 6 से 7 रुपए सस्ती बिजली का फायदा उठा के वापस सनतकारी की राह पार कर सके। काइबोर सिंगल डिजिट में आए तो मैं समझ रहा हूँ कि तभी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। शॉर्ट ऑफ दैट सर मुझे नहीं लग रहा कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो इंडिया, चाइना, वियतनाम दे रहे हैं, हमारी हुकूमत नहीं दे रही सर। और कामर साहब, हम देखते हैं जिन ममालिक के भी आपने नाम भी लिए, वो सब वैल्यू एडिशन पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रॉ मटेरियल की परसेंटेज वहाँ कम है, वैल्यू एडिशन की ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ हम रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो वैल्यू एडिशन है उसका परसेंटेज थोड़ा सा लो है। तो ये इस वैल्यू एडिशन पर भी विद इन इंडस्ट्री कुछ काम हो रहा है और इस सूरत में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? जी सर, मेरा ख्याल है ये जब से हमें GSP प्लस मिला है सन 2014 में, उसके बाद हमारी धागे कपड़े की रिवायती एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, हमारी वैल्यू एडेड की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ी हैं। डेनिम की, डेनिम जीन्स की, होम टेक्सटाइल की, स्पोर्ट्स वेयर की, स्पोर्ट्स सॉक्स की, तौलिए की, और वो एक अच्छी नवीद और एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि आपकी रिवायती एक्सपोर्ट्स खाम माल या बेसिक रॉ मटेरियल की रिड्यूस हुई है एंड उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। आपकी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और ये क्लियर कट आपकी एक्सपोर्ट्स के ब्रेकअप में नजर आता है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो मैं समझ रहा हूँ सर मजीद वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा, हमारे साथ मौजूद आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत, आईटी और इस जैसे दीगर सेक्टर्स में इस वक्त पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने नवंबर 2026 में एशियन ओशियाना कंप्यूटिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल समिट की मेज़बानी हासिल करके आलमी डिजिटल नक्शे पर एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल किया है। और यह एजाज़ एक ऐसे वक्त में मिला है जब पाकिस्तान की आई टी एक्सपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ रही हैं और मुल्क की मईशत के लिए एक मजबूत सहारा बन चुकी हैं। आज हम आई टी एक्सपोर्ट्स के हवाले से 2025 में जो भी अहम पेशरफ्त सारी हुई हैं उस पर एक नज़र डालते हैं, जिनसे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2030 तक आईटी एक्सपोर्ट्स को $10 बिलियन और फिर इससे भी आगे ले जाने का हुकूमती हदफ रखा गया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स $3.8 बिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची हैं और ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज़ायद इजाफा है। अभी शोबा पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 10% बन चुका है। अगरचे ये तरक्की हौसला अफजा है, लेकिन टैलेंट की कमी, रेगुलेटरी रुकावटें और आलमी मईशत की सुस्त रवी जैसे चैलेंजेस अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत का जो टारगेट है वो ये है कि 2029 तक आईटी एक्सपोर्ट्स को $10 बिलियन तक या इससे भी आगे ले जाया जाए। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स का सफर 2018 में तकरीबन $1 अरब से शुरू हुआ था। मुसलसल बेहतरी के बाद 2025 में अब ये $3.8 अरब तक पहुंच चुका है और 2026 में एक्सपेक्टेड है कि $4.5 बिलियन ये फिगर हासिल किया जा सकता है। अब इस तरक्की के पीछे दो अहम फैक्टर्स भी नुमाया हैं। पहला बड़ा मामला यह है कि पाकिस्तान आईटी कंपनीज़ ने खलीजी ममालिक, यूरोप, मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने क्लाइंट्स की तादाद को बढ़ाया है। और दूसरा अहम फैक्टर है हुकूमती पॉलिसीज़ में किसी हद तक बेहतरी। स्टेट बैंक ने आईटी कंपनीज़ को ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है और इसके साथ ही फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की हद अब 50% तक बढ़ाई गई है, जिससे कंपनीज़ ने अपनी कमाई ज़्यादा एतमाद के साथ पाकिस्तान वापस लाना शुरू की है। अक्टूबर 2025 में आईटी एक्सपोर्ट्स $386 मिलियन तक पहुंची थी, जो एक तारीखी माहाना रिकॉर्ड भी है। अब इससे न सिर्फ 17% सालाना इजाफा हुआ बल्कि मुसलसल 5वें महीने एक्सपोर्ट्स में बेहतरी भी देखी गई है और इसी माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में $1.4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स ने 20% सालाना ग्रोथ को शो किया। इसके साथ ही रुपए की कदर में स्टेबिलिटी ने भी कंपनीज को मुनाफा वतन वापस लाने में मदद दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इंटरनेट की कभी कभार सुस्त रफ्तार और बार बार डिस्कनेक्शन और फिर सबमरीन केबल में टूट फूट या इस शोबे की पैदावारी सलाहियत के लिए कभी कभार कुछ मसाइल भी जन्म ले लेते हैं और अगर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल ना किया गया तो तरक्की की ये रफ्तार किसी हद तक मुतासिर हो सकती है। जहां आईटी एक्सपोर्ट्स पर हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 23 लाख अफराद फ्रीलांसिंग सेक्टर से भी वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की डिजिटल मईशत का एक मजबूत सतून इस वक्त बने हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5वें बड़े फ्रीलांसिंग ममालिक में और इस शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए भी एक तरबियती निज़ाम में बेहतरी चाहिए। जदीद डिजिटल पेमेंट्स के ज़राए को आसान बनाना है और एआई टेक्नोलॉजी के फ़रोग से फ्रीलांसिंग से हासिल की गई जो अर्निंग्स हैं वो $1 अरब सालाना से ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये सब कुछ कैसे होगा, 2025 से बेहतर 2026 कैसे हो सकता है, इस पर हम खान साहब से, साबिक चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़ुहैब साहब, ज़ाहिर है ये वो सेक्टर है जो कि पाकिस्तान में मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है, तरक्की की नई नई मनाजिल तय कर रहा है। 2025 में जो कुछ हमने किया है अब उसको हम 2026 में मजीद आगे कैसे ले जा सकते हैं। ये $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का जो फिगर है ये बासानी हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरीके से ये आईटी इंडस्ट्री की सक्सेस को प्रेजेंट किया, इट्स अमेजिंग, दिस इज़ द गेम। देखें, सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा दुनिया के किसी भी मुल्क में तरक्की होती है कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी की वजह से। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई 2 साल पहले हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और उन्होंने आईटी एक वर्टिकल अपना एक वन ऑफ द पिलर रखा, जिस तरह एग्री, माइनिंग और एनर्जी है। ये हमारी एक बुनियादी रिजल्ट है कि जिस तरीके से हमारी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी रही, $50 रिटेन अकाउंट का आपने जिक्र किया, लोगों ने रीपैट्रिएशन शुरू किए। 2-3 चीज़ें एफबीआर और स्टेट बैंक के एंड पे जो रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स हैं वो डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए होने, उस पर भी इस वक्त बातचीत बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने, और ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का किरदार बड़ा अहम है। इस पूरे साल 2025 में ये जिन ममालिक का आपने नाम लिया है इसमें हम बड़े लेवल पे डेलीगेशंस लेके गए। पाकिस्तान की ब्रांडिंग टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान पीसैप के साथ मिलकर हमने मल्टीपल जगहों पे डेलीगेशंस लेके गए, उसका रिजल्ट आज आपके सामने देख रहे हैं। 100 से प्लस कंपनीज सऊदी अरब में इस वक्त 100% पाकिस्तानी ओनर्स ने रजिस्टर्ड कर ली हैं, वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट और वहाँ पे बिजनेस आ रहा है। रही बात आपके टारगेट की, मैं आपको बताता चलूँ कि जो 3.6 या $8 बिलियन
हमने जून 2025 में क्लोज किया था और आप देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में रिकॉर्ड है। ये एक्चुअल हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, एक्चुअल एक्सपोर्ट हमारी 2 गुना ज़्यादा इससे ऑलरेडी हैं। ये वो अमाउंट है जो पाकिस्तान आता है, खर्च होता है, क्योंकि हर एक के अपने ऑफिस दुनिया भर से बाहर हैं। अब पाकिस्तान में एज पर स्टेट बैंक नंबर्स बढ़ाने के लिए, अगर ये जो फ्रीलांसर्स का आपने जिक्र किया या IT कंपनीज का जिक्र किया, इन सारी कंपनीज के बैंक अकाउंट या कंपनी इनकॉर्पोरेशन US, दुबई, सऊदी अरब में होती हैं। अगर पाकिस्तान की डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए इन लोगों को, खासतौर पे फ्रीलांसर्स को, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड उस तरह दिए जाएं जिस तरह पेनियर में 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स हैं, अगर हमारा बैंकिंग चैनल उनको ये फैसिलिटेशन देता है तो आप यकीन करें कि हम टाइम से पहले अपना टारगेट एज पर स्टेट बैंक अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। उड़ान पाकिस्तान का जो आपने प्राइम मिनिस्टर के इस विजन की बात की है। सही। तो ज़ुहैब साहब, ये 2026 में हम देख रहे हैं एसोसियो का भी एक इवेंट है, बड़ा इवेंट, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 2025 में हमने ITC एनोरिस जैसे दूसरे इवेंट्स पाकिस्तान में होते देखे। पाकिस्तान से बाहर भी कंपनीज जाती हैं, MOU साइन होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं। तो इसमें ज़ाहिर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसमें दरकार, लेकिन फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी आ रही है। पाकिस्तान नई मार्केट्स को, नए क्लाइंट्स को इस वक्त ढूंढ रहा है और मिल रहे हैं पाकिस्तान को। जी, मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूं और कल ही मेरी एक बहुत बड़ी BPO कंपनी है जिसके अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तानी ओनर्स हैं, वो उस वक्त उनके 600 लोग तकरीबन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ऐसी इतनी मज़ीद सक्सेस स्टोरीज हैं पाकिस्तान की जो इस वक्त होने जा रही हैं, हो रही हैं। साथ साथ आपने एसोसियो का जिक्र किया, आपने बिल्कुल बात ठीक की। ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। आप अपने विजन को किस तरह करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, जो एसोसियो किस तरह पाकिस्तान को मिला। एसोसियो के चेयरमैन को हमने पाकिस्तान में होस्ट किया ITC एशिया कराची के दौरान। वो आए, वो यहाँ पे इकोसिस्टम देख के गए। इससे पहले वो ITC एशिया जैसा इवेंट उन्होंने पाकिस्तान में देखा नहीं। जब वो चेयरमैन होके, जो कि 20 से प्लस मुमालिक की IT एसोसिएशन है, जिसमें जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और पाकिस्तान जैसी बांग्लादेश और कंट्री शामिल हैं, वो जब देख के गए, तो जब हमने वहाँ पे पिच किया पाशा के तवस्सुस से, मिनिस्ट्री ऑफ IT की सपोर्ट से, तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री टू मैनेज दिस। अब आप सोचें, इंशाल्लाह 2026 की नवंबर में इन मुमालिक के एसोसिएशन और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान जब लैंड करेगा तो पाकिस्तान के इकोसिस्टम की मैपिंग किस तरह होगी। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंशाल्लाह 2026 के सेकेंड वीक में पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का विजन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ IT और उसको लीड कर रही है, सारे स्टेक होल्डर्स, हमारी डेली उस पर मीटिंग्स हो रही हैं। तो ग्लोबल मैप पे पाकिस्तान का जो टेक डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग है इंशाल्लाह ये बड़े लेवल पे होने के लिए जा रहा है। बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इस वक्त इंशाल्लाह असल चीज़ है कि नंबर्स, ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें चल रही हैं। नंबर्स को बढ़ाने के लिए एज पर स्टेट बैंक हमें ऐसी फैसिलिटीज स्टेट बैंक और FBR की तरफ से देनी होंगी हमारी IT सेक्टर और फ्रीलांसर्स को, कि वो बाहर अकाउंट्स में जो उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं वो पाकिस्तान में मिलें। कोई IT कंपनी बाहर पैसे पार्क नहीं करती, उनको फैसिलिटेशन अच्छी मिल रही होती हैं। उनको वीकेंड पे भी रात को 8 बजे कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो बासानी कर पाते हैं। यहाँ पे इस वक्त वो 50% डॉलर रिपेट्रिएशन करने के लिए उनको बैंक के कागजात भरने पड़ते हैं, जिस चीज़ से हमें निकलना फौरी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊँ, हमारे फ्रीलांसर्स का एक बहुत एक जो किरदार है, ये जो हमारी रेमिटेंस, होम रेमिटेंस पाकिस्तान का इजाफा हो रहा है, जो 6-7 बिलियन डॉलर हर महीने बढ़ रही है, इसमें एक पार्ट हमारे फ्रीलांसर्स का भी है, क्योंकि रिमोट वर्कर्स भी इस वक्त काम कर रहे हैं। चूंकि वो टैक्स नेट में नहीं आते तो वो होम रेमिटेंस में पाकिस्तान पैसे भेज रहे होते हैं, तो वो भी हमारा एक तरीके से IT की ही डोमेन के अंदर ये इस वक्त किरदार अदा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सेक्टर में, और मैं आपको बताऊँ कि जिस तरीके से अब ना सिर्फ IT इस वक्त एग्री टेक पे काम हो रहा है, AI पे काम हो रहा है, प्रॉप टेक पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जनवरी में एक प्रॉप टेक पे एक एक्टिविटी पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हर लिहाज से, हर वर्टिकल में IT पे अपना किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब खान साहब, साबिक चेयरमैन पाशा थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।